समाज की नंगी सच्चाई बयां करती कहानी। उस अल्प परिचय ने जाने कैसा रिश्ता जोड़ दिया था कि दीपा बेहद उदास थी। जिस अजनबी लड़की से नाम नहीं पूछ पाई थी वही नाम आज बड़े अक्षरों में अखबार में छपा था। अलका जायसवाल। 28 दिसंबर 1985 सर्दी की अलसाई सुबह थी। सफर की तैयारी में सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा था। चारों ओर घना कोहरा था और ऐसा लग रहा था मानो अभी भी रात ही हो। राकेश ने स्टेशन जाकर पता किया। गाड़ी 2 घंटे देरी से आने वाली थी। रामनगर का छोटा सा स्टेशन ठंड और कोहरे में डूबा हुआ था। इक्का दुक्का लोग प्लेटफार्म पर चहलकदमी कर रहे थे। तभी उद्घोषणा हुई, हावड़ा से गोरखपुर जाने वाली एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर आ रही है। दीपा ने अखबार खरीदा, मगर हल्की रोशनी में पढ़ पाना कठिन था। गाड़ी जैसे ही रुकी, यात्रियों की हलचल तेज हो गई। उसी भीड़ में से एक लड़का और एक लड़की उतरकर आकर पास में बैठ गए। उनके पास थोड़ा ही सामान था, जिससे लग रहा था कि वे कहीं घूमने निकले हैं। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि अनजान लोगों के बारे में जानने की उत्सुकता जाग ही जाती है। कौन थे ये दोनों? आपस में क्या रिश्ता था? पति पत्नी या प्रेमी? दीपा ने खुद को टोका, क्या फर्क पड़ता है? मगर मन में सवाल उठते रहे। सुबह का उजाला होने का नाम नहीं ले रहा था। कोहरा मानो सूरज को निकलने से रोक रहा था। स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार करना उबाऊ हो रहा था। दीपा ने अखबार खोल लिया, लेकिन वही रोज की घटनाएं, लूट, हत्या, बलात्कार। उसने झुंझुलाकर अखबार बंद कर दिया। पास बैठे लड़का लड़की आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। न चाहते हुए भी दीपा की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक बार तो मन किया कि सीधा पूछ ही ले, तुम कौन हो? मगर संकोच ने रोक लिया। तभी लड़की ने खुद ही पूछ लिया, दीदी, यहां से वाल्मीकि नगर जाने के लिए क्या करना होगा? दीपा ने उसे ध्यान से देखा। लड़की बहुत सुंदर थी। आंखों में एक अजीब सी मासूमियत छलक रही थी। क्या पहली बार आई हो? लड़की मुस्कुराई। हाँ, पहली बार। दरअसल हमें पोखरा जाना है, नेपाल। सोचा वाल्मीकि नगर घूमते हुए निकल जाएंगे। अब दीपा के मन में और भी सवाल उठने लगे। शादी हुई है तुम्हारी? ये सवाल जुबान पर आते आते रह गया। मगर लड़की की मांग में हल्का सा सिंदूर दिख रहा था और हाथों पर ताजी मेहंदी भी थी। दीपा ने उसे रास्ता समझा दिया, यहां से बसें मिल जाएंगी या फिर टैक्सी भी ले सकते हो। लड़की ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया और पूछा, दीदी, क्या इस इलाके में सच में अपहरण और अपराध बहुत होते हैं? दीपा ने उसे डांडस बंधाया। मीडिया बड़ा चढ़ाकर दिखाता है, लेकिन हाँ, शाम के बाद बाहर मत निकलना, खासकर सुनसान रास्तों पर। लड़की ने फिर से मुस्कुराकर हामी भरी और धीरे से लड़के से कहा, चलते हैं। दोनों ने अपना सामान उठाया और स्टेशन से बाहर चले गए। दीपा उनका नाम तक नहीं पूछ पाई, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वे घर से भागे हुए प्रेमी थे। दीपा ने सोचा, कहीं लड़की शादी के मंडप से तो नहीं भागी? फिर खुद को झिड़क दिया, मुझे क्या लेना देना। 2 जनवरी 1986 नया साल बीते अभी 2 ही दिन हुए थे। कल ही बच्चों के साथ पिकनिक मनाकर दीपा वापस लौटी थी। गाड़ी 1 घंटे देरी से थी। स्टेशन पर हड्डी कंपा देने वाली ठंड थी। अखबार खरीदकर जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सबसे ऊपर मोटे अक्षरों में खबर थी, भागे हुए प्रेमी युगल अपराधियों के हत्थे चढ़े। दीपा के हाथ कांपने लगे। अखबार में उसी लड़की की तस्वीर थी जिससे वह स्टेशन पर मिली थी। नाम लिखा था अलका जायसवाल। खबर के मुताबिक अलका और कृष्णा घर से भागकर नेपाल जाने वाले थे। अपराधियों ने उसे रोक लिया। अलका का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। कृष्णा को फिरौती के लिए अगवा कर लिया गया। दीपा की आंखों से आंसू गिर पड़े। क्यों क्यों हुआ ऐसा? क्या यह समाज की गलती थी? क्या माता पिता की सख्ती के कारण बच्चे भागने को मजबूर होते हैं? क्या अगर वे खुलकर अपने दिल की बात कह सकते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता? अब अलका सिर्फ एक खबर बन चुकी थी। उसकी हंसती मुस्कुराती तस्वीर आज अखबार के पन्नों में सिमट चुकी थी। दीपा ने पास बैठे अपने पति और बच्चों को देखा। आंखें छलछला उठी।
गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, मगर दीपा के मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। कौन जिम्मेदार है इस मौत का? समाज, परिवार, या खुद वे जो अपनी मर्जी से भागे? कहीं न कहीं हर कोई दोषी था। अपराधी तो बस बहाना थे। बाहर घना जंगल था, सूरज डूब रहा था। कौन जाने उस अंधेरे में अभी कितनी और अलकाएं छुपी हों जो अपनी मौत का इंतजार कर रही हों।